यूपीपीसीएस प्री 2025 से ये होने का वाला है, तो ये आपका होने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर तक, अगर अभी से आप अक्टूबर तक का टाइम देखेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय और अच्छा खासा समय है। इस अच्छे खासे समय का आप अच्छे से सदुपयोग करिएगा। हालांकि अभी आप प्रीलिम्स की जो क्लास चल रही है इसको आप क्लास करिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा अपने साथ मेंस को भी लेकर के चले, ताकि जो समय है वो आपका वेस्ट ना हो, बल्कि उसका अच्छे से यूटिलाइज हो सके, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको यूपीपीसी प्रीलिम्स में मिलेगा, आप सच मानिएगा। तो अपने साथ थोड़ा सा आप मेंस को भी लेकर के चले, क्योंकि पर्याप्त समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। ठीक है, रही मेंस की बात, उसकी बाद में करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स 2025, जिसमें हम लोग आज किस विषय पे बात करने वाले हैं? भूगोल विषय पे बात करने वाले। भूगोल आपको दो स्तर पर पढ़ने होते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। एक आपको पढ़ना होता है भारत का भूगोल। क्या पढ़ना होता है? भारत का भूगोल। और दूसरा आपको पढ़ना होता है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। ठीक है, ये दोनों ही भूगोल में अगर हम देखें, या संपूर्ण भूगोल में हम देखें, तो हमारे पास प्रश्नों की संख्या हो जाती है 21 से 24। यानी कि अगर हम इसको औसतन कितने क्वेश्चन माने, 25 क्वेश्चन मान के चले, तो हमारे पास औसतन ज्योग्राफी से हमको कुल 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। इन 25 क्वेश्चन में से अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि कम से कम आपके 23 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। अगर 21 सवाल आ रहे हैं, 22 सवाल आ रहे हैं, तो 20-21 सवाल आ रहे हैं तो कम से कम 19-20 सवाल आपके सही होंगे ही होंगे। 22 आ रहे हैं तो आपके 20 या 21 सवाल सही होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करना होता है। कथन कारण में भी आप देखोगे सर्वाधिक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर आपके ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि किस सब्जेक्ट को किस स्तर पर तैयार करते चलना है, आपको इस चीज को समझना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही आपको हैवी पढ़ते हैं, और दोनों की ही तैयारी करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो ना आपको फैक्ट से ज्यादा कोई समस्या होगी, ना ही आपको प्रीलिम्स से ज्यादा कोई समस्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को भले ही आपकी क्लास 2, 4, 5 लंबी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा ज्योग्राफी को विद कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ाती हूँ। ज्यादा फैक्ट तो आपको लिखा मिल जाएगा पीडीएफ में, नोट्स में, बाकी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि जो कथन कारण के सवाल आप लोगों से गलत होते हैं और कथन कारण में आप फंसते हो, वो आप ना फंस पाओ इस सब्जेक्ट में, इन दो सब्जेक्ट में मुख्य तौर पर। ठीक है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको तैयार करे बिना आपका प्रीलिम्स निकलने की कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि 20 से 25 सवालों क्वेश्चंस का सवाल है ना। तो यहाँ पर 20 से 25 नंबर हम गवा नहीं सकते, एक एक नंबर कीमती होता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो भूगोल है इसकी अपनी एक खास महत्ता है आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी है। चूंकि हम प्रीलिम्स की बात करें तो हम आज प्रीलिम्स की ही बात करेंगे। प्रीलिम्स में आपको इसके दो स्तर पढ़ने हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जिसमें से जो आपका भारत का भूगोल है इससे प्रश्नों की संख्या आपको ज्यादा मिलती है। प्रश्नों की संख्या कहां से ज्यादा होती है? तो भूगोल से आपको प्रश्नों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, भारत के भूगोल से। ठीक है, जबकि विश्व के भूगोल से प्रश्नों की संख्या कम होती है। विश्व के भूगोल से प्रश्नों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपको विश्व भूगोल कठिन पड़ेगा, भारत का भूगोल आसान पड़ेगा। आपको विश्व का भूगोल कैसा पड़ेगा? कठिन पड़ेगा, जबकि भारत का भूगोल आपके लिए आसान हो जाएगा। और आसान होता भी है क्योंकि हम इसको शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं, विश्व भूगोल पे हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर विश्व भूगोल की मैपिंग अगर आपने साध ली और कुछ क्षेत्र आपने मुख्य तौर पर साध लिए, तो फिर विश्व भूगोल भी आपको धोखा नहीं देगा, वो भी आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। आवश्यकता है बस मैपिंग की। मेरे साथ अगर आप क्लास कर रहे हैं
और कई लोग नए हैं या पहली बार क्लास कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैपिंग हम उसी से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो बारीकी चीजें आपसे पूछी जाती है परीक्षा के संदर्भ में, वो सारी बारीकी चीजें आपको उस मैप में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर जिस किसी के भी पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस वाला मैप नहीं है, वो जाकर के एक मैप को जरूर ले ले। ये आपको आपकी परीक्षा में आखिरी तक, यानी कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक ये मैप आपको काम आने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, भारत की भी विश्व की भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक मैप को कल या परसों जब भी आप ले सके, एक मैप को आप अवश्य ही ले लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब आप बढ़ोगे तो अब हम देखेंगे कि ये जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इनका सिलेबस क्या है, इनके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रवेश करने से पहले अगर आपको उसका ढांचा पता चल जाए तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। किसी रास्ते पे जाने से पहले उस रास्ते के आपको कहां पर कौन सा स्टॉप मिलेगा, इस तरीके से आपको जानकारी मिल जाए तो आपको मंजिल तक पहुंचने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उसी जानकारी को हम यहाँ पर लेंगे किसके माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से। अब यहाँ पर जो आपका भारत का भूगोल है उसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल चलेंगे एक एक से, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के भूगोल में हमको समझना है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या होगा, तो हमारा टॉपिक होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए पहला टॉपिक भारत की भूगर्भिक संरचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझे बिना भारत की पृष्ठभूमि को समझना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, भारत की भूगर्भिक संरचना। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है भारत का परिचय। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, रहेगा भारत का परिचय, यानी कि भारत को हमको जानना है, भारत का हमको परिचय देखना है, इसका क्या नाम है, किस तरीके से इसका व्यवहार है, किस तरीके से इसका कार्य है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है, कौन कौन से चैनल्स है, ठीक है, आदि आदि विभिन्न प्रकार की चीजें आपको इस भारत के परिचय में पढ़नी होती है। अकेले भारत का परिचय 2 क्लास लेकर के जाता है आपकी, आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। भारत के परिचय के बाद आपको पढ़ने होते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ने होते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में जितने भी भारत की भौगोलिक अवस्थिति है, लाइक जैसे कि भारत के पर्वत हो गए, पठार हो गए, प्रायद्वीपीय संरचनाएं हो गई, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, इन सब चीजों को, द्वीपीय क्षेत्र हो गए, तटीय भाग हो गए, पूर्वी घाट हो गए, पश्चिमी घाट हो गए, इन सबको सम्मिलित रूप से आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक होता है चौथा, वो होता है अपवाह तंत्र। क्या होता है, अपवाह तंत्र। और एक बात और खास बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर लिखा रही हूँ, इन सब टॉपिक से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। जैसे भूगर्भिक कालखंड से संभव है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, भारत के परिचय से 1 से 2 क्वेश्चन संभव है कि आना ही आना है, भारत के भौतिक प्रदेश से 1 से 2 क्वेश्चन संभव है कि आना ही आना है, अपवाह तंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन संभव है कि आना ही आना है, ठीक है। जितने टॉपिक मैं यहाँ पर आपको लिखाने वाली हूँ आज, आप ये इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे 1 से 2 प्रश्न, कभी 1 तो कभी 2 हमेशा हमेशा बनानी है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम छोड़ सके, इसलिए पूरा ये जो भूगोल का सिलेबस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विषय ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 5वां जो टॉपिक आप पढ़ोगे अपवाह तंत्र के बाद, वो पढ़ोगे जलवायु। क्या पढ़ोगे, जलवायु। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही है कि आएगा ही आएगा, एक जनरली आएगा ही आएगा, ठीक है। छठवां जो आपका टॉपिक है आप इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मृदा। मृदा से भी कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। 7 अगली क्या है आपकी, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति अगर आप देखें तो ये आपकी भूगोल में भी जाकर जुड़ जाती है और एनवायरमेंट में भी जाकर जुड़ जाती है। तो उससे अगर ले ले संदर्भ, क्योंकि भूगोल को देखा जाए तो बहुत कुछ कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है कि एनवायरमेंट
इन्वायरमेंट से मिला होगा। हालांकि इन्वायरमेंट भी मैं ही पढ़ाऊंगी, तो ना आपको भूगोल में दिक्कत होने वाली है, ना ही इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, आता ही है, हर बार आता है, ठीक है। आठवां जो टॉपिक आपको पढ़ना है भारत के भूगोल में, वो पढ़ना है आपको जल संसाधन, जल संसाधन, ठीक है। तालाब हो गए, नदी हो गई, है ना, नलकूप हो गए, ये सारी आदि आदि चीजें, है ना। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्थाएं, सिंचाई की विधियां वगैरह, ठीक है। आरओ के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछना ही पूछना है, पक्का है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नौवां जो टॉपिक है आपका, वो आपको पढ़ना है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। आरओ वालों के लिए हालांकि ये पशुपालन आरओ वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि, पशुपालन, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन पीसीएस वाले ये ना सोचे कि हमको नहीं आएगा, नहीं, 1 या 2 वर्ष के अंतर में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि बहुउद्देशीय परियोजना से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसको अपवाद अंतर से भी जोड़ ले तो कोई उसमें इश्यू नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 10वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है भारत के भूगोल में, वो पढ़ना है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन कभी मत छोड़ के जाया करो, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन ये आपको देगा ही देगा। और क्वेश्चन भी कैसा आएगा, ये जोड़ी मिलाने के लिए आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहें होती है जिनकी वजह से आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है। इनका एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, बस। इसके अलावा आपको पढ़ना है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन आज की डेट में बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक करंट से रिलेटेड हो सकता है और एक पुराना क्वेश्चन हो सकता है, या एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। करंट से कि कैसे कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में या पवन ऊर्जा में या जल ऊर्जा में ज्यादा है, इस तरीके से या तो एक फैक्ट बेस, करंट बेस हो सकता है, या तो फिर एक कॉन्सेप्ट बेस हो सकता है कि कौन से नवीकरणीय साधन है, कौन से अपरंपरागत साधन है, कौन से परंपरागत संसाधन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न। 12वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है उद्योग और परिवहन, उद्योग व परिवहन। हालांकि उद्योग और परिवहन ये दोनों टॉपिक को मिला करके अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी आपको पड़ता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है ये टॉपिक, है ना, इसमें थोड़ा सा समय भी लगता है। लेकिन यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ज्यादातर एक ही मिलता है, 2 कम ही रहते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म है कि इस क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। इसके अलावा एक है आपका जनजातीय, जनजातियां भारत के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है और विश्व के संदर्भ में भी पूछी जाती है। भारत और विश्व के संदर्भ में से ज्यादा वेटेज अगर हम देखें तो विश्व की जनजातियों का होता है। तो विश्व की जनजातियां आपसे ज्यादातर पूछी जाती है, लेकिन हम भारत की जनजाति को भी नहीं छोड़ सकते, हमको दोनों ही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका जनजाति एक आधी क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। 14वां जो टॉपिक है आपका, वो है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन से हर बार नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी कभी 1 या 2 वर्ष के अंतराल में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको अगर हम विश्व भूगोल में लेकर के चलेंगे तो भूकंप ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों से, खासतौर पर भूकंप सुनामी वाले पार्ट से इसको हम ले जाकर के जोड़ सकते हैं। तो वैसे मिला लो या ऐसे मिला लो, इस हिसाब से एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाना है। इसके बाद आता है जनसंख्या नगरीकरण, 15 जनसंख्या नगरीकरण। 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो जनसंख्या नगरीकरण ये टॉपिक हो गया, और अंत में आपका टॉपिक हो जाता है 16, जो है आपका उत्तर प्रदेश का भूगोल और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या नगरीकरण व उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके किसके अंतर्गत है, भारत के भूगोल के अंतर्गत, जिसमें आपको भारत की भूगर्भिक संरचना, परिचय, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु,
मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन, जनजाति, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या नगरीकरण और उत्तर प्रदेश का भूगोल और जनसंख्या नगरीकरण, ये सारी चीजें आपको भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़नी है। तो कुल 16 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, किसमें? भारत के भूगोल में। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं, आप बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया भारत की भूगोल का सिलेबस, इसमें ये पढ़ना है और जैसा मैंने लिखाया बिल्कुल वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दूसरा बात है भारत के भूगोल की बात, इसकी बात आ जाएगी भारत के भूगोल की बात। विश्व का भूगोल। एक सेकंड, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन आपको आते ही है, तो पढ़ना तो इसको भी है भाई, छोड़ हम सकते नहीं है ना। तो जो विश्व का भूगोल है, इसमें आपको पढ़ना होता है ब्रह्मांड और सौरमंडल ठीक है। हालांकि इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब बहुत कम हो गई है। भोले भटके कभी 3-4 साल में खादी क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो ना के बराबर अब इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किससे? ब्रह्मांड और सौरमंडल से। फिर भी इतना हम पढ़ लेंगे कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो गलत ना। ठीक है, दूसरा हमको देखना है भूगर्भिक कालखंड। ठीक है, हालांकि भूगर्भिक कालखंड से क्वेश्चन नहीं ही आते हैं और आते भी है तो कुछ बेसिक फैक्ट आते हैं, वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगी। बहुत ज्यादा लेंथी हम इसको नहीं लेके जाएंगे, कुछ बेसिक फैक्ट आते हैं जो या तो रिपीट होते रहते हैं, बस उस टाइप के कुछ फैक्ट है, इतना मैं आपको समझा दूंगी बेसिक, कि आपको दिक्कत ना हो प्रीलिम्स में अगर आपसे भूले भटके खाती क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दूसरा जो है, तीसरा जो टॉपिक है वो है आपकी पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी किस तरीके से मूवमेंट करती है, मूवमेंट करने से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी होती है। ठीक है, चौथा जो टॉपिक है वो है आपका अक्षांश और देशांतर। पहले अक्षांश और देशांतर से प्रश्न आते थे, अब हालांकि इनसे प्रश्न आने कम हो गए हैं और आते भी है। पहले आते भी थे तो गणित टाइप से सॉल्व करने के लिए आते थे, लेकिन अब उस टाइप के प्रश्न आना बंद हो गए हैं, तो कम ही क्वेश्चन आते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके बाद आगे चले तो इसी में टॉपिक मिलेगा आपको भूकंप, है ना। क्या मिल जाएगा? भूकंप। सातवां जो हो गया टॉपिक वो क्या है आपका? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, ये टॉपिक आपको क्या करने हैं? इनके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा चट्टाने आपको पढ़नी है। चट्टाने आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, किसका किस में चेंज होता है तो क्या बनती है, इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि कम हो गई है अब इनके आने की संभावना, लेकिन फिर भी ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्व के संसाधन जिसको आप, जब मैं आपको आपका जो प्रादेशिक भूगोल पढ़ाती हूँ, जिसमें यूरोप हो गया, एशिया होगा, जो हम 7-8 महाद्वीप पढ़ते हैं, उन महाद्वीपों में जो संसाधन पाए जाते हैं उसी को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व के संसाधन हो गए, खनिज हो गए, उद्योग हो गए, तो ये सब हमारा किसके साथ तैयार हो जाता है? जो हम प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं उसके साथ हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 10वां जो टॉपिक है वो है पवने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आना ही है। 11वां जो टॉपिक है वो है जलधाराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो गया आपका? वायुमंडल। 12वां क्या हो गया? वायुमंडल।
वायुमंडल और यहीं पर आप जलधाराओं के साथ ही आप महासागर लिख लो, महासागर, ठीक है। और पवनों के साथ ही आप क्या लिख लो, वायुमंडल। तो ये हम साथ ही में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। 12वां टॉपिक हमारा हो जाएगा, अब आ जाएगा आपका प्रादेशिक भूगोल। और इस प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत जितने भी आपके क्या है, देश महाद्वीप है, सॉरी, जितने भी आपके क्या है, महाद्वीप है, इन सभी महाद्वीपों को आप इस प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर अंत में रह जाती है आपकी कुछ विविध प्रकार की चीजें जो आपको अलग से बता दी जाती है, जो आपके परीक्षा में आता है, जहां से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक ब्रीफ सिलेबस हो गया, किसका, आपके भारत के भूगोल का और वहां का विश्व के भूगोल का, ठीक है। सबको दोनों सिलेबस समझ में आया। ये सिलेबस को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, क्या करना है, नोट कर